आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती और अभिनय की अदाकारी ने इनको बना दिया हिंदी सिनेमा की दिलकश और आकर्षित अदाकारा। मॉडलिंग से हिंदी सिनेमा की सीढ़ियों पर कदम रखने वाली ये मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री क्यों भारतीय हिंदी सिनेमा की फिल्मों की सिर्फ एक सपोर्टिंग अभिनेत्री और आइटम गर्ल बनकर ही रह गई? क्यों इस अभिनेत्री को बॉलीवुड में अपने खराब और अक्खड़ स्वभाव के चलते निकाल दिया गया कई फिल्मों से? इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि एक मशहूर फिल्म निर्माता ने इनको भेजा एक मशहूर अभिनेता के पास अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए? ये मेरे खिलाफ साजिश है। और क्यों ये अभिनेत्री फंस गई कास्टिंग काउच जैसे शर्मनाक जंजाल में, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को हाथ धोना पड़ा कई फिल्मों और अपने मान सम्मान से। उन्होंने जो करना था कर दिखाया, अब मेरी बारी है। इतनी खूबसूरत और मशहूर इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको एक 5 महीने की गर्भवती पत्नी के पति को छीनने का आरोप लगा? मेरे कदम जिस राह पर चल पड़े हैं, न जाने कहां और कब जाकर रुके। क्यों उसी छीने हुए पति ने आगे चलकर भारतीय हिंदी सिनेमा से परेशान होकर कर ली अपनी जिंदगी खत्म? नशीड़ी में चमड़ी खोर मैं आज रोड पे आ गया मैं। क्यों ये अभिनेत्री इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद बनी रही 11 साल एक एक्टर की नाजायज प्रेमिका? घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गए। और क्यों इनके उसी प्रेमी ने की इनकी आंखों के सामने ही 3 शादियां? क्यों इस अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा में हो रहे उनके साथ अश्लील व्यवहार के चलते आत्मरक्षा के लिए सीखना पड़ा जूडो कराटे? ये इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ डिफेंस। इससे हम लोग वी आर मोर इन सिंक इन ट्यून विद आवरसेल्व्स। और इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनकी 14 साल की पुरानी शादी टूट कर बिखर गई? क्यों ये अभिनेत्री आज अकेले अपनी छोटी सी बेटी के साथ अकेले रहने को मजबूर हैं? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो आई तो थी मॉडलिंग के रास्ते हिंदी सिनेमा में, लेकिन हिंदी सिनेमा में नेपोटिज्म और लोगों की हवस के चलते इस अभिनेत्री को कभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी ये हकदार थी। लेकिन अपनी हिम्मत और किस्मत के चलते ये अभिनेत्री पूरी दुनिया में जानी गई खूबसूरत ईशा कोप्पिकर के नाम से। कौन है ईशा कोप्पिकर? कैसे इनका हिंदी सिनेमा में आना हुआ और कैसे इसी बॉलीवुड में इस अभिनेत्री को वो दुख और बेइज्जती झेलनी पड़ी? कैसे इस अभिनेत्री को हमेशा रिश्तों में धोखा मिला? ये सब हम आपको बताएं। उससे पहले आइए जान लेते हैं इनके परिवार और पढ़ाई लिखाई के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। ईशा कोप्पिकर का जन्म 19 सितंबर 1976 को मुंबई के ही एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राघव कोप्पिकर है तो वहीं इनकी मां का नाम है बैरल कोप्पिकर। इनका एक भाई भी है जिसका नाम है अनोश कोप्पिकर। ईशा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की है और राम नारायण रूला कॉलेज से साइंस में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ईशा कोप्पिकर का सपना था कि वो पढ़ाई करके एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी, लेकिन पढ़ाई के दौरान इनके इतने नंबर नहीं आ सके जिसके आधार पर इनको मेडिकल में दाखिला मिल पाए। लिहाजा इनका ये सपना यहीं अधूरा रह गया था। लेकिन ईशा दिखने में खूबसूरत थी,
लंबी कदकाठी होने की वजह से ईशा हमेशा सबकी नजर में बनी रहती थीं। उनके दोस्त उनको हमेशा मॉडलिंग करने की सलाह देते थे। सभी की सलाह को मानते हुए ईशा ने उस समय के मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष से अपने कुछ फोटोज खिंचवाए। इन फोटोज के बाद ईशा ने फोटोज को कई मॉडलिंग एजेंसीज के पास भेजा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ समय बाद ईशा को कई बड़े बड़े ब्रांड के विज्ञापन जैसे लॉरियल, रेक्सोना और कोका कोला में बतौर एक मॉडल काम करने का मौका मिला। अपनी खूबसूरती की बदौलत ईशा कोप्पिकर ने साल 1995 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश से ये प्रतियोगिता को जीत नहीं पाई। लेकिन इसी प्रतियोगिता में इनको मिस टैलेंट के खिताब से नवाजा गया। इसके बाद जब ईशा की खबर और फोटोज न्यूज़पेपर में छापी गयी, तो उसी दौरान इन पर बड़े बड़े बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की नजर पड़ चुकी थी। लिहाजा ईशा कोप्पिकर को हिंदी सिनेमा से पहले तेलुगु भाषा की फिल्म पत्नी वीवर प्रसाद में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म के बाद ईशा को तुरंत 2 और तेलुगु फिल्म कथल कविधाई और एन स्वसा कात्रे फिल्म में ये लीड रोल में दमदार अभिनय करते नजर आए। फिल्म कथल कविधाई के लिए तो इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से भी नवाजा गया था। வாசமிக்க மலர்களை கொண்டு வாசமிக்க இதயங்கள் पर ईशा तेलुगु फिल्मों में काम जरूर कर रही थीं, लेकिन उनको हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड ज्यादा आकर्षित कर रहा था। लिहाजा उनका बॉलीवुड में काम करने का सपना साल 1998 में शाहरुख सुल्तान की फिल्म एक था दिल एक थी धड़कन से पूरा हुआ। इस फिल्म में इनके साथ इनके हीरो थे इंदर कुमार, लेकिन ईशा की किस्मत शायद अभी उनके साथ नहीं थी। लिहाजा इन्हीं कारणों से ये फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन ईशा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ फिल्म में काम करना जारी रखा। ईशा को बॉलीवुड से अच्छी फिल्मों के ऑफर का इंतजार था और उनका इंतजार खत्म साल 2000 में बनी फिल्म फिजा से हुआ। धूप मलूं मैं तेरे हाथों में आ सजदा करिश्मा कपूर, जया बच्चन, ऋतिक रोशन के बीच ईशा को भी इस फिल्म में साइन किया गया, लेकिन इस फिल्म में ईशा का रोल बेहद छोटा था। लेकिन ईशा को बॉलीवुड में शुरुआत करनी थी, लिहाजा ईशा फिजा फिल्म से अपने बॉलीवुड की सफर की शुरुआत कर रही थी। इसके बाद ईशा कोप्पिकर नजर आई प्रकाश झा की फिल्म राहुल में, जिसमें ये इस फिल्म के लिए एक आइटम सॉन्ग करते हुए नजर आए। ईशा को काम तो मिल रहा था, लेकिन इनको वो नाम और लोकप्रियता नहीं मिल रही थी जिसकी तलाश में ईशा हिंदी सिनेमा में आई थी। ईशा ने साल 2001 में प्यार, इश्क और मोहब्बत फिल्म को साइन किया, जिसमें इनके साथ अर्जुन रामपाल, सुनील शेट्टी और आफ्ताब शिवदसानी जैसे बड़े स्टार्स थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक काम किया। तकलीफ? No तकलीफ, only relief. This to believe, cause Ruby is here. Have no fear. इसके बाद ये नजर आई फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में गोविंदा और जूही चावला के साथ मल्टी स्टारर फिल्म में। लगे सजना मेरा, लगे सजना मेरा आज पगलाया है, ओ लगे सजना। हालांकि इन फिल्मों से ईशा बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशा की जिंदगी में साल 2002 में वो फिल्म आई जिसकी वजह से पूरे बॉलीवुड में ये चर्चित हो गई, और वो फिल्म थी राम गोपाल वर्मा द्वारा बनाई गई फिल्म कंपनी। इस फिल्म में ईशा ने एक आइटम सॉन्ग किया और इस इकलौते सॉन्ग की वजह से ही ईशा कोप्पिकर को रातों रात वो लोकप्रियता मिली जिसकी तलाश में ईशा बॉलीवुड में आई थी। इस सॉन्ग की वजह से ही ईशा को बॉलीवुड में खल्लास गर्ल के नाम से जाना गया। इस लोकप्रियता के बाद तो ईशा के पास आइटम सॉन्ग्स करने की एक लंबी लिस्ट थी, जिसके चलते ये एक बार फिर से मल्टी स्टारर फिल्म कांटे में संजय दत्त के साथ आइटम सॉन्ग करते हुए देखी गयी, और इस सॉन्ग ने भी ईशा और संजय दत्त को काफी लोकप्रियता दिलाई। गाने के साथ साथ ईशा कोप्पिकर भी सुपर हिट हो गयी थी। इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे, इश्क
ईशा को किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। ये दिन प्रतिदिन कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही थी और इसी कामयाबी के चलते ईशा कोप्पिकर ने भारतीय हिंदी सिनेमा को फिजा, आमदनी 98 खर्चा रुपया, कंपनी, कांटे, पिंजर, दिल का रिश्ता, कयामत, डरना मना है, LOC कारगिल, कृष्णा कॉटेज, हम तुम, क्या कूल है हम, मैंने प्यार क्यों किया, डॉन, 36 चाइना टाउन जैसी सफल और असफल फिल्में दी, जिसकी वजह से ईशा कोप्पिकर को आज तक याद किया जाता है। अपनी फिल्मों की सफलता के इस सफर में ईशा कोप्पिकर को अपनी एक फिल्म गर्लफ्रेंड की वजह से लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मामला इतना गंभीर हो गया था कि लोगों ने सड़कों पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल इस फिल्म में 2 महिला मित्र के प्रेम संबंधों को दिखाया गया था, जिसको लोगों ने समाज के लिए गलत माना था। You mean girls and girls? Yes, girls and girls. No. Girls and girls. ईशा कोप्पिकर हिंदी सिनेमा में ज्यादातर आइटम सॉन्ग और सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाते नजर आ रही थीं। उनके अंदर एक अच्छी अभिनेत्री के सभी गुण थे, लेकिन फिर भी उनको लीड हीरोइन की फिल्म कम ही मिली। ईशा कोप्पिकर ने हिंदी भाषा के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी भाषा में सिनेमा को ढेरों फिल्में दी, जिनको आज तक पसंद किया जाता है। दोस्तों, ये तो रहा ईशा कोप्पिकर का फिल्मी सफर, जिसमें इन्होंने जिंदगी के सभी तरह के उतार चढ़ाव को नजदीक से देखा और जाना। लेकिन अब बात करते हैं ईशा कोप्पिकर की जिंदगी से जुड़े वो निजी विवाद की, जिसकी वजह से हमेशा ये सुर्खियों में रही और इनको बहुत कुछ खोना पड़ा, जिसकी वजह से ये आज तक हैं अकेले। दरअसल ईशा कोप्पिकर ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब ईशा बॉलीवुड में कदम रख रही थी, तो इनको जाने माने चर्चित फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्मों में आगे बढ़ने के लिए, काम पाने के लिए जोर जबरदस्ती फिल्मों के हीरोज के साथ दोस्ती बढ़ाने को कहा। Well, one producer told me that call up this actor, there's this film that's happening and you need to be in the good books of actors. लेकिन इस वक्त ईशा इस दोस्ती का मतलब नहीं समझ पाई थी, इसलिए ईशा ने भी इसे एक साधारण सी दोस्ती की तरह ही समझा। इसलिए प्रोड्यूसर्स के कहने पर ईशा ने जब इस हीरो को फोन किया, तो उस एक्टर ने ईशा को होटल के कमरे में अकेले मिलने के लिए बुलाया। जब एक्टर ने इतनी बात कही, तो ईशा पूरी तरह से इस दोस्ती का मतलब समझ गयी। तो आप अकेला हो, तो मैंने कहा मैं अकेले नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। और बड़े एक्टर थे, A-lister एक्टर थे, साउथ के कि यहाँ के? यहाँ के। और वहाँ से जाने के लिए प्रोड्यूसर से साफ मना कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर उनके उस हीरो के साथ रात गुजारने के लिए बोल रहा था। मना करने के बाद ईशा को उस फिल्म से निकाल दिया गया, जिसके बाद ईशा कोप्पिकर ने कभी भी उस एक्टर के साथ काम नहीं किया। अब उसी इंसान ने आपको बोला आपको हीरोज के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा, अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी, यहाँ ईशा। और किसी ने आके बोला आपको हीरो के साथ फ्रेंडली रखना, फर्क है कि नहीं है? ईशा कोप्पिकर ने बताया कि फिल्मी सफर के दौरान इनको फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर के सेक्रेटरी गलत तरीके से छूते थे। सेक्रेटरीज, टॉप सेक्रेटरीज ऑफ एक्टर्स। लेकिन ईशा कोप्पिकर उनका कुछ नहीं कर पाती थी। वो इन लोगों से काफी परेशान हो गई थी। लिहाजा ईशा कोप्पिकर ने अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, जिसमें इनको आगे चलकर ब्लैक बेल्ट भी मिली। ये इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ डिफेंस। ब्लैक बेल्ट नाउ। ईशा कोप्पिकर ने बताया कि हिंदी सिनेमा में किस तरह से पक्षपात चरम सीमा पर चलता है। ईशा ने बताया कि वो कई ऐसी फिल्म्स थी जिनके अंदर वो लीड रोल अदा कर रही थी, लेकिन कुछ ताकतवर और लोकप्रिय लोगों के हस्तक्षेप की वजह से उनके किसी चाहने वाले इंसान को फिल्म मिल जाती थी और ईशा को फिल्म से निकाल दिया जाता था। ईशा ने बताया कि कैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म हावी है, कैसे लोग यहाँ लड़की को सिर्फ एक खेलने की चीज समझते हैं। इंसान को टैलेंट दिखाने का मौका तो तब मिले जब वो आगे आएगा, और आगे आने के लिए लड़कियों को अपनी इज्जत का न जाने कितनी बार सौदा करना होता है। ईशा हमेशा से काफी बोल्ड एक्ट्रेस रही हैं। ईशा फिल्मी दुनिया में काफी कम ही लोगों से जुड़ पाई, जिसकी वजह से खूबसूरत और हुनरमंद अभिनेत्री कभी भी टॉप मोस्ट एक्ट्रेस नहीं बन पाई, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के सामने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया।
जिसकी वजह से इनके हाथ से बड़े बड़े बजट की फिल्में निकल गई। एटीट्यूड वही है मेरे में। मैंने कहा ना, जब तक आप हो, जहाँ है तब तक सब कुछ है। आइए बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में, जिसकी वजह से भी ईशा पर कई संगीन आरोप लगे और ये काफी सुर्खियों में भी रही। ईशा कोप्पिकर ने जब अपनी पहली हिंदी फिल्म एक था दिल एक थी धड़कन में काम किया था, हालांकि ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन इस फिल्म के हीरो इंदर कुमार से इनकी नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। इन दोनों का ये रिश्ता 11 साल तक चला। इस रिश्ते में बड़ी हैरानी की बात है कि इंदर कुमार ने कभी ईशा से शादी नहीं की, लेकिन ईशा कोप्पिकर के साथ रिश्ते में रहते हुए इंदर कुमार ने उनकी आंखों के सामने ही 3 शादियां कर डाली और ईशा कोप्पिकर से कभी शादी नहीं की। इंदर कुमार हिंदी सिनेमा में सलमान खान के अच्छे दोस्त माने जाते थे। इंदर कुमार ने कई बड़े बजट की फिल्म में लीड रोल भी निभाए थे, लेकिन उनकी नशे की लत ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा और एक वक्त ऐसा आया कि इंदर कुमार भारतीय हिंदी सिनेमा से गायब होते चले गए और इंदर कुमार के नशे ने ईशा कोप्पिकर को भी उनसे दूर कर दिया और इंदर कुमार का 11 साल का रिश्ता टूट गया। चाह रहा दूर, बहुत दूर। इसका दोष मैं किससे दूं या ना दूं? बताया जाता है कि इंदर की मौत से ईशा को काफी दुख हुआ था। वो कई दिनों तक इंदर के लिए रोती रही थी। हम आपको यहाँ बता दें कि जब 2003 में ईशा के साथ रिश्ते में रहते हुए इंदर कुमार ने पहली शादी सोनल कारिया से की थी, लेकिन इनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि ईशा कोप्पिकर और इंदर भी रिश्ते में थे। लिहाजा ईशा कोप्पिकर की वजह से इंदर कुमार ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और जिस समय ये तलाक हुआ उस समय इनकी पत्नी 5 महीने की गर्भवती थी और इस तरह से ईशा कोप्पिकर ने एक 5 महीने गर्भवती पत्नी का पति छीन लिया था। इस तरह से ईशा कोप्पिकर को सोनल कारिया की जिंदगी का विलन भी बताया जाता है, जिसके लिए ईशा की सब जगह काफी आलोचना हुई। इंदर कुमार से रिश्ता खत्म होने के बाद ईशा की मुलाकात हुई करोड़पति बिजनेसमैन टिम्मी नारंग से। ये मुलाकात एक जिम में हुई। बताया जाता है टिम्मी नारंग पहले प्रीति जिंटा के दोस्त थे और इन दोनों की दोस्ती में प्रीति जिंटा का बहुत बड़ा हाथ था। कुछ समय एक दूसरे के साथ रहते हुए साल 2009 में ईशा और टिम्मी ने मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद ईशा कोप्पिकर हिंदी सिनेमा से दूर हो गयी। शादी के 5 साल बाद ईशा ने एक बेटी रियाना को जन्म दिया। ईशा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद अचानक साल 2023 में ये खबर सामने आई कि ईशा कोप्पिकर का टिम्मी नारंग से तलाक हो गया है। ये खबर आग की तरह सिनेमा के गलियारों में फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशा कोप्पिकर ने अपने पति टिम्मी नारंग का घर छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ अलग घर में रहने लगी। लोगों ने इस तलाक की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों पति पत्नी ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि जैसे ईशा ने इंदर कुमार का घर तोड़ा था, वैसे ही किसी और अभिनेत्री की वजह से इनका घर टूटा है। तलाक से पहले ईशा कोप्पिकर ने साल 2019 में राजनीति में अपना कदम रखा और इन्होंने बीजेपी के बड़े नेता नितिन गडकरी की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और इनको बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। आज इस भवन में पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को मैं अच्छी तरह निभाने का संपूर्ण प्रयास करूंगी। जिसके बाद ईशा कोप्पिकर बीजेपी के लिए चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आईं। दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। भारत माता की, भारत माता की। ईशा कोप्पिकर अब एक राजनीति के साथ साथ फिर से हिंदी सिनेमा के कई फिल्म और वेब सीरीज में दमदार भूमिका निभाते हुए नजर आई हैं। ईशा कोप्पिकर ने कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया है। वो छोटे पर्दे पर भी टीवी शोज में नजर आती हैं। ईशा कोप्पिकर सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी एक्टिव हैं। वो अपनी जिंदगी के हर पल को वहां अपने चाहने वालों के सामने शेयर करती हैं। ईशा कोप्पिकर अब 47 साल की हो चली हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी ईशा आज भी खूबसूरत और फिट नजर आती हैं। झिरमिर में हाँ बरसे हो रामा, मन प्यासा
तो दोस्तों, ये थी भारतीय हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर की जिंदगी, जिसमें उन्होंने सफलता भी देखी और असफलता भी। जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बावजूद आज भी ये अभिनेत्री लोगों के बीच हिम्मत के साथ बनी हुई है। ये मुंबई में रहकर अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करती हैं। आने वाले दिनों में ईशा हम सभी को बड़े बैनर के तले फिल्मों में काम करते हुए भी नजर आएंगी। हम भगवान से ईशा कोप्पिकर के अच्छे जीवन की कामना करते हैं और उनके संघर्षपूर्ण जीवन का मान सम्मान करते हैं। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम ईशा कोप्पिकर के फिल्मी सफर की सराहना करती है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करती है। चला 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 मेरा जादू चला। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ईशा कोप्पिकर के ऊपर बनाया गया शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ईशा कोप्पिकर को लेकर अगर कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा और आपका ये प्यारा सा साथ हमेशा बना रहे। बहुत जल्द एक और सच्ची बायोग्राफी के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।